हेलो एंड वेलकम टू अद्वैत हिमाटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 करने जा रहे हैं और इसमें हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट क्या होता है माइक्रो इकोनॉमी का, उसको समझेंगे। हम शुरू करते हैं। अगर मेरे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर इन न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है? देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब होता है कि इज ए जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यानी कि वो बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री, जैसे इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री है, आपको उसके जैसे इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री है तो उसको हम क्या देखते हैं, जैसे ये है इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है। तो ये पूरा इस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, गुड्स एंड सर्विसेज से या कैपिटल मूव कर रहा है फ्रीली, तो उस एरिया को हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक्चुअली होता क्या है। ये तो हमने बेसिकली एक ओवरऑल व्यू देखे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी होता है क्या, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी और भी बहुत सारी चीज इंक्लूड करता है। तो व्हाट ऑल अदर थिंग व्हाट इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड होता है डोमेस्टिक टेरिटरी में, ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब इंडिया का जो मैप है वो हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर है, ये तो होता ही होता है। इट इंक्लूड शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंस बिटवीन 2 और मोर कंट्री। यानी कि अगर मान लो इंडिया का अंबानी का कोई शिप है जो कि चाइना से और जापान के बीच में चल रहा है, तो जो भी इनकम जनरेट कर रहा है ना, हम उसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आता हो, ठीक है। पहला पॉइंट ये था कि एयरक्राफ्ट एंड शिप जो कि इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंस, हम पढ़ेंगे नॉर्मल रेसिडेंस होता क्या है, वो अगर ऑपरेट करता है बिटवीन 2 और मोर कंट्री तो हम उसको बोलते हैं कि वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा फिशिंग वेसल्स, मान लो इंडिया का कोई मछली पकड़ने वाला शिप है, ऑयल और गैस रिंग है, अगर अगर, अगर वो इंडिया के जो सी में वाटर, जैसे कि यहाँ आपको पता है मुंबई है, इंडिया के लैंड पे नहीं है। 12 न्यूटिकल माइल जो होता है उसके अंदर अगर कोई भी ऑयल और गैस रिंग होता है, अगर वो इंडिया के कोई भी इंडिविजुअल या इंडिया का कोई भी रेसिडेंस को ऑपरेट करता है, ठीक है, और तो उसको भी हम इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, तो पहला मैंने देखा था कि एक तो पॉलिटिकल बाउंड्री आते ही आते हैं, उसके अलावा अगर कोई एयरक्राफ्ट और शिप जो है इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंस अगर ऑपरेट करता है बिटवीन 2 और मोर कंट्री, देन दैट ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी। अगर फिशिंग वेसल्स हो गया, ऑयल रिंग हो गया, अगर ये भी ऑपरेटेड बाई इंडिया रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री इन इंटरनेशनल बॉर्डर वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अगर मान लो कि इंडिया का कोई रेसिडेंस ऑयल रिंग ऑपरेट करता है, फिशिंग वेसल ऑपरेट करता है, जहाँ पे उन्हें राइट है ये करने का, तो वो भी इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। नेक्स्ट है एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अगर मान लो इंडिया का कोई एम्बेसी मतलब होता है एम्बेसडर जहाँ पे रहता है, जैसे इंडिया और यूएसए के बीच में अच्छा रिलेशनशिप है, तो ठीक है, तो हम एक ऑफिशियल भेजते हैं या उनके साथ बहुत सारे स्टाफ होते हैं जो कि वहाँ जाके रहते हैं, तो उनके लिए जो वहाँ जगह मिलता है रहने के लिए, जो बिल्डिंग मिलता है रहने के लिए, वो क्या है, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसी तरह से हम भी उनको अपने यहाँ एक बिल्डिंग देते हैं जहाँ पे उनके एम्बेसडर या उनके ऑफिसर आके रहते हैं, वो इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, वो यूएसए का डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो इस तरह से एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, अगर मान लो किसी कंट्री में मिलिट्री आके रह रहे हैं कुछ एरिया में, अब वो एरिया में यूएस के, जैसे मान लो कि इराक में यूएस के आर्मी आके रह रहे हैं, कुछ एरिया है जैसे मान लो कि 500 स्क्वायर किलोमीटर में अगर आ रहा है, तो ये एरिया में क्योंकि बाहर के आर्मी रह रहा है, तो ये एरिया दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ईरान, ठीक है। तो इसी तरह से डोमेस्टिक टेरिटरी सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होता, उसके अलावे और चीज़ इंक्लूड करता है जो मैंने अभी बताया आपको। यहाँ पे सबसे पहला बताया कि अगर एयरक्राफ्ट और शिप जो है दैट इज ओन्ड बाय रेसिडेंस ऑफ इंडिया एंड दैट ऑपरेट बिटवीन 2 और मोर कंट्री, तो वो भी उसका इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी। फिशिंग वेसल हो गया, ऑयल एंड गैस रिंग हो गया, ये भी अगर रेसिडेंस ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है इन इंटरनेशनल बॉर्डर पे जहाँ पे उसे राइट है, तो वो भी इसके अंदर आता है। और एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, तो अगर ये भी कई दूसरे कंट्री में है इंडिया का, तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। अगर मान लो बाहर के कंट्री का इंडिया में है तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बात की थी
नॉर्मल रेसिडेंस की। तुम देखते हैं नॉर्मल रेसिडेंस होते क्या हैं, कौन है। देखो, नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। देखो, कोई एक इंसान हो सकता है, ठीक है, दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, हु, जैसे इंस्टीट्यूशन मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। उसी तरह से कोई फैक्ट्री हो गया, इंडस्ट्री हो गया, वो भी इंस्टीट्यूशन माना जाता है। तो अगर मान लो कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन ए कंट्री, जो कि इंडिया में रह रहा है, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। यानी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब क्या होता है कि तीन चीज़ होता है, जैसे कि आपका अर्निंग हो गया, स्पेंडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सब चीज़ अगर आप उसी कंट्री में करते हो, देन दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई इन दैट कंट्री ओनली, ठीक है। सो नॉर्मल रेसिडेंस मतलब वो लोग जो होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो गया या कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कंपनी हो गया, जो कि नॉर्मली इंडिया में रहता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब कि इन्वेस्टमेंट हो गया, अर्निंग हो गया, सेविंग हो गया, वो सारे इंडिया में ही करते हैं। तो ऐसे लोग को हम इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो रेसिडेंस लिव और लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक, तो जो लोग इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहते हैं, दे आर नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया। देन रेसिडेंस कैरीज आउट इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्निंग हो गया, स्पेंडिंग हो गया, फिर एक्यूमुलेशन हो गया, पैसा सेविंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ अगर इंडिया में कर रहे हैं, देन सच इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल कैन बी कॉल्ड एज ए नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल रेसिडेंस। किसको हम नहीं बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंस, कि हम पढ़ेंगे इसका क्या मतलब होता है आगे, नॉर्मल रेसिडेंस क्यों हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या जरूरत पड़ रहा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। बट हम फिलहाल अभी कंसंट्रेट करते हैं कि हु ऑल कैन बी कॉल्ड, कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए नॉर्मल रेसिडेंस। सो सबसे पहला फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। अगर मान लो कोई इंडिया में आता है घूमने के लिए, ठीक है, तो ही इज नॉट नॉर्मल रेसिडेंस। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है, वो अपने कंट्री में कमाता है, अपने कंट्री में सेविंग है, अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट है, तो फिर हमारे कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंस कैसे हो सकता है, ठीक है। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, मैंने बताया ना कि अगर मान लो इंडिया में चाइना का एम्बेसी है, एम्बेसी मतलब जहाँ पे वहाँ के एम्बेसडर या उनके ऑफिशियल रह रहे हैं, सो फॉरेन, और मान लो कि चाइना का कोई इंडिया में एम्बेसी है, ठीक है। अब इस एम्बेसी में चाइना के ऑफिशियल रह रहे हैं, प्लस उनके स्टाफ रह रहे हैं सारे, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा, यहाँ पे जो लोग भी रह रहे हैं, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज नॉर्मल रेसिडेंस, क्योंकि ये स्टाफ, या सबसे पहली बात तो ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है ही नहीं। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो लोग रहे हो चाइना के हैं, अगर चाइनीज एम्बेसी है तो, सो दे कैन नॉट बी टर्म एज ए नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक इवेनो। इवेनो आपको पता है कि वर्ल्ड में बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इवेनो हो गया, WHO हो गया, सो आर नॉट कंसिडर नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री इन विच दे ऑपरेट। मान लो कि यूएनओ या यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ऑफिस है। अब इस इंडिया में ऑफिस है तो यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं सपोज, ठीक है। सो अब तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, अब ये कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंस हो गए। सपोज मान लो कि यहाँ पे एक चाइना, इंडिया में WHO है या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑफिस है, वहाँ पे एक चाइनीज काम कर रहा है, या मान लो एक बांग्लादेश का काम कर रहा है, मान लो एक अमेरिका का काम, USA का काम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंस होंगे? क्या इंडिया के होंगे? नहीं। तो अगर कोई भी ऑफिशियल इंडिया में कोई WHO है या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोई ब्रांच है उसमें काम कर रहा है, तो वो अपने कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंस होगा। मान लो अमेरिका वाला अमेरिका का नॉर्मल रेसिडेंस कहा जाए, हालांकि वो इंडिया में रह रहा है, इंडिया में कमा रहा है। चाइना वाला चाइना का नॉर्मल रेसिडेंस होगा, इंडिया का नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अगर कोई इंडिया में किसी भी तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कि कोई फॉरेनर काम करता है, तो ही विल नॉट बी कंसिडर एज ए नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया, बट ही विल बी कंसिडर एज ए नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री टू विच ही बिलोंग, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय ऑफ इंटर, ये मैंने अभी बताया आपको, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके उस जिस कंट्री के होते हैं वहाँ का उसको हम माना जाता है। सो फिफ्थ है क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। सो जैसे मान लो कि कोई भी जापान से कोई शिप आ रहा है, उसमें क्रू मेंबर है जो इंडिया में कुछ दिन के लिए रुक रहे हैं, सो दे विल नॉट बी कंसिडर एज ए नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ इंडिया। कमर्शियल ट्रैवलर जो मान लो बिजनेस के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, सीजनल वर्कर जो है मान लो एक सीजन में आए फिर अगले सीजन में अपने वापस चले गए, तो ऐसे लोगों को भी हम नहीं बोलते हैं कि वो आपके
रेसिडेंस ऑफ इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बॉर्डर वर्कर्स जो होते हैं, बॉर्डर वर्कर मतलब जो कि सपोज नेपाल और इंडिया का बॉर्डर में कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन ऐसे है नहीं, ठीक है। अब वहाँ के लोग इंडिया में आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, शाम को काम करके चले जा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम नहीं मानते हैं कि दे आर रेसिडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये हमने देखा कि हु ऑल कैन बी कॉल्ड एज ए रेसिडेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो नॉर्मल रेसिडेंस को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। सो हम देखते हैं इसका क्या मतलब होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्टर इनकम मतलब होता है कि मान लो कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, ये चारों जब भी कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, जब ये काम करते हैं और इससे इनकम जनरेट होता है, तो उस इनकम को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम, ठीक है। सो फैक्टर इनकम एक्चुअली factor of production, that is land, labor, capital, entrepreneur, when they contribute in production process, they get in return, क्या लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस सैलरी मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये चारों चीज को होता है फैक्टर इनकम होता है, ठीक है। और ट्रांसफर इनकम मतलब होता है कि इसमें हम बिना कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किए हुए हमें जो पैसा मिलता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। जैसे मान लो कि हम पॉकेट मनी, अगर मान लो फादर से सन को पॉकेट मनी मिल रहा है, तो यहाँ पे सन ने उसके लिए कोई काम नहीं किया, बट स्टिल देयर इज ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम फादर टू सन, सो दिस इनकम विल बी कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, टैक्स, ठीक है, टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, देन अगेन वहाँ पे टैक्स के लिए गवर्नमेंट हमें डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा है, तो उसलिए हम बोलते हैं इसको, ये भी ट्रांसफर इनकम है। सब्सिडी जो हमें मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी एक तरह से ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि सब्सिडी में तो छूट होता है, ठीक है। सो हम देखते हैं क्या होता है, ये रेफर्स टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, बताया मैंने। रेफर्स टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्शन सर्विस, बिना कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में काम किए हुए हमें पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफर इनकम। इट इंक्लूडेड इन द बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। फैक्टर जो फैक्टर इनकम होता है वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये कराया जाए कि क्या क्या चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं जब हम डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो सो फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम में, लेकिन ये ना ही डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड होता है ना ही नेशनल इनकम में होता है, ठीक है। सो इट इज अर्निंग कंसेप्ट है और ये सिर्फ मिलता हमें, ठीक है, ये हम काम करते हैं और उसके लिए हमें पैसा मिलता है, बट यहाँ पे सिर्फ रिसीव है, वन वे है, इसलिए हम इसको नहीं इंक्लूड कर देना इनकम है, ठीक है। इट इज रिसीव बाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मिलता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को मिलता है, और ये रेंट के फॉर्म में मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है, ठीक है, लेबर को वेजेस सैलरी मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह से, लेकिन यहाँ पे जैसे स्कॉलरशिप हो गया, अब स्टूडेंट को गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है, उसको दैट विल बी वन साइडेड, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन, देखो एक दो चीज याद रखना, एक तो होता है पेंशन और एक ओल्ड एज पेंशन। जब ओल्ड एज पेंशन मतलब होता है कुछ लोग जो है बहुत ही अनाथ है, जिनके पास कोई पैसा नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, गवर्नमेंट ऐसे लोगों को 2-3 हज़ार रुपये हर महीने पैसा देता है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर इनकम। लेकिन अगर मान लो किसी को पेंशन मिल रहा है, अगर मान लो कोई 30 साल काम किया, गवर्नमेंट जॉब किया, उसको पेंशन मिल रहा है, तो ये पेंशन जो होता है ये ट्रांसफर इनकम है। क्यों? क्योंकि उसने काम किया, उसके सैलरी से कुछ पैसा काट के गवर्नमेंट पीएफ में रखते रहा और फाइनली उसको बाद में पेंशन के फॉर्म में दे रहा है, तो दैट विल बी कंसिडर एज ए दिस पेंशन आफ्टर डूइंग जॉब फॉर 30 years, दैट विल बी कंसिडर एज ए ट्रांसफर, सॉरी, एज ए फैक्टर इनकम। बट वैसे ओल्ड एज पेंशन गरीब लोगों को या जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, गवर्नमेंट ऐसे लोगों को 2-3 हज़ार रुपये देता है, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ये भी कोई काम तो किया नहीं लेकिन फिर भी मिलता है। तो इस तरह का मनरेगा हमने आपको बताया था, वहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट को 100 दिन का काम देना ही देना है। अगर नहीं देता है गवर्नमेंट 100 दिन का काम, तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को बैठे बैठे ऐसे लोगों को पैसा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड अगेन ट्रांसफर इनकम एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन। सो हमने देखा कि ट्रांसफर इनकम फैक्टर होता क्या, और ये जरूरी है जानना कि कौन सा नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है, कौन सा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये जानना होगा कि आपको कौन सा इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, कौन सा नहीं होता है। सो फाइनल गुड तो होता है लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता है। सो इसीलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये दोनों डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं। दूसरी बात है कि हम कौन कौन से चीज़ को इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, कौन सा गुड को फाइनल गुड बोलते हैं, ये भी हम समझेंगे। देखो फाइनल गुड क्या होता है, दोज गुड्स विच आर यूज आइदर फॉर कंजम्पशन या फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो कि मेरा कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं,
जो कि कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने फैन लिया और यूज कर रहे हैं घर में, हाउस होल्ड यूज कर रहा है, ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए फाइनल गुड्स, कंजम्पशन पर्पस के लिए, ठीक है। आप स्वीट खरीद के खा रहे हो, कंजम्पशन पर्पस हो गया। आप जो भी चीज मार्केट से खरीद रहे हो अपने 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 यूज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन, या इन्वेस्टमेंट के लिए। सो अगर मान लो कि आप कोई भी, जैसे मान लो कि स्कूल एक कंप्यूटर खरीद रहा है, ठीक है, और बहुत सारे, मान लो 100 कंप्यूटर खरीदा स्कूल वालों ने और उसको स्कूल में लगा दिया, तो यहाँ पे ये कंप्यूटर 100 कंप्यूटर क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। क्यों इन्वेस्टमेंट हो गया? क्योंकि ये एक बार में कंज्यूम नहीं हो रहा है, बल्कि इट विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर मेनी ईयर्स। So here, if school spend money on buying 100 computers, and if those computers are installed in the school for the benefit of student, then that will be called as an investment. So investment is also called final goods, ठीक है। अगर आप मान लो कार खरीदते हो, चाहे तो अपने पर्पस के लिए या उसको आगे फर्दर चलाने के लिए, जिससे कि आप कुछ पैसा अर्न कर सको, देन अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, देन अगेन दैट विल बी कॉल्ड फाइनल गुड्स, because it is bought and consumed by consumer directly, or if it is used रेंट के पर्पस के यूज किया जा रहा है और उससे पैसा जनरेट हो रहा है, देन अगेन इट इज इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, जो कि बार बार आपको इनकम देगा। सो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, रेफर टू दो विच आर यूज आइदर फॉर रीसेल, मान लो मैं कोई गाड़ी खरीद रहा हूं, उसको आगे फर्दर बेचना है, तो दैट विल बी कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। और फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, मान लो मैं कोई लकड़ी लेके आ रहा हूँ, वुड, ठीक है, और इस वुड से मैं चेयर बनाऊंगा और चेयर फिर आगे बेचूंगा, तो वुड इज नॉट डायरेक्टली सोल्ड बट चेयर इज सोल्ड, सो वुड इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। आगे कोई चीज बनाने के लिए अगर यूज करते हैं कोई भी चीज, तो वुड जो है वो हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट। मान लो कि एक मिठाई का दुकान वाला अगर शुगर खरीदता है या कोई ऐसा चीज खरीदता है और उसको उससे मिठाई स्वीट्स बनाता है और वो फर्दर बेचता है, तो ये जो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स होगा, क्योंकि ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए, आगे कोई चीज बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो अगर कोई भी चीज खरीदा जाता है फॉर द फर्दर प्रोडक्शन या फॉर रीसेल के लिए, मान लो कि दुकानदार राइस खरीद के लाता है एंड देन ही हैज टू सेल इट टू द कंज्यूमर, देन अगेन रीसेल के लिए हो रहा है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, तो अब मैंने बताया था ना कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए क्या इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है कि नहीं करना। अगर फाइनल गुड्स होता है ना, इसका हम वैल्यू इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम, दोनों में, याद रखना यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स को हम ना ही डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड करते हैं ना ही नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वेदर इंटरमीडिएट गुड्स विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम और नॉट, सो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे यू आर नॉट, यहाँ पे ये जो अगर मान लो कोई भी चीज खरीदा जाता है रीसेल के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो दैट विल बी कंसिडर एज ए इंटरमीडिएट गुड्स एंड दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। लेकिन फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं हम, बोथ नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक इनकम में भी। दे आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूजर। देखो मान लो कि हम चेयर खरीद रहे हैं, हाउस होल्ड खरीद रहा है चेयर और अपने लिए यूज कर रहा है, तो वो यूज हो रहा है, नो वैल्यू हैज टू बी एडेड। अब इसको आगे कोई कुछ उसमें ऐड नहीं होगा जिससे कि बेच के हम और एक्स्ट्रा कमाएंगे, तो इसलिए ये फाइनल गुड्स है। दे आर नॉट रेडी टू यूज, जैसे मान लो मैं लकड़ी खरीद के ला रहा हूँ, तो लकड़ी विल नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय मी, बट उसको हम चेयर बना के बेचेंगे, सो चेयर विल बी कंसिडर एज अ फाइनल गुड, नॉट वुड या लकड़ी, ठीक है। तो एग्जाम्पल मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, अगर घर वाले खरीदते हैं तो ये फाइनल गुड्स हो गया। अगर यही मान लो दुकानदार खरीदता है चाय बना के बेचने के लिए, तो इट विल नॉट बी, इट विल बी इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के लिए। मशीन परचेज बाय प्रोड्यूसर, अगर मशीन अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मान लो कि मशीन एक प्रोड्यूसर खरीद रहा है एक मशीन, ठीक है, अब ये तो दैट विल नॉट बी यूज्ड बाय हिम डायरेक्टली, ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो हम इसको इंटरमीडिएट गुड्स नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि अगर मान लो हम वुड खरीद रहे हैं और फर्दर गुड्स के लिए, तो दैट विल बी कंसिडर इंटरमीडिएट गुड्स। बट यहाँ पे मशीन को हम क्यों नहीं इंटरमीडिएट गुड्स मानते हैं, क्योंकि मशीन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि दैट विल बी यूज अगेन एंड अगेन फॉर मेनी ईयर्स, सो इट विल बी कॉल्ड एज ए फाइनल गुड्स, ठीक है। सो यहाँ पे समझ में आया कि अगर मान लो कार फॉर्म खरीदता है, सो फाइनल गुड, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदा गया है। अगर मान लो कार कोई डीलर खरीदता है तो ये इंटरमीडिएट गुड्स होगा, क्यों, क्योंकि वो फर्दर बेचने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। सो अगर मान लो कि हम कंप्यूटर खरीदते हैं, सो वो क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा। अगर मान लो स्कूल वाला खरीदता है कंप्यूटर, सो उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए है।
कंप्यूटर एक दिन में खत्म नहीं हो जाएगा, दैट विल यूज अगेन अगेन फॉर मेनी ईयर्स, एंड दैट इज वाई दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें यहाँ पे फाइनल गुड्स के वैल्यू को ही हम ऐड करते हैं, किसमें, नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में। इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को हम ऐड नहीं करते हैं, ये याद रखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, ठीक है। सो पेपर परचेज बाय पब्लिशर, अगर मान लो पब्लिशर पेपर खरीदता है तो आगे बनाने के लिए यूज करेगा, इसलिए ये जो है आई मीन इंटरमीडिएट गुड हो गया। कोल यूज बाय मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म, कोयला यूज कर रहा है एक कंपनी और उसको आगे कोई चीज बना रहा है तो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। मोबाइल सेट परचेज बाय डीलर, आगे फर्दर बेचने के लिए हो गया तो ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। ये फाइनल गुड्स हो गया, सॉरी पब्लिशर ये हो गया, इंटरमीडिएट गुड हो गया। कोल ये भी इंटरमीडिएट गुड हो गया। अब आता है चौक डस्टर परचेज बाय स्कूल, अब ये क्या हो गया था, फाइनल गुड्स होता है। क्यों फाइनल गुड्स होता है, इसलिए फाइनल होता है क्योंकि चौक और डस्टर जो उसी साल खत्म हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाता है। इन्वेस्टमेंट उस चीज को बोलते हैं जो बहुत सालों तक चलते रहता है, तो ठीक है, ये फाइनल गुड्स हो गया। फर्टिलाइजर यूज बाय फार्मर, अब ये भी इंटरमीडिएट गुड्स हो गया क्योंकि फर्टिलाइजर उसको यूज करके आगे क्रॉप ग्रो करेगा, क्रॉप बेचेगा तो क्रॉप विल बिकम ए आई मीन इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। सो ये फर्टिलाइजर जो है अगर फार्मर यूज करता है दैट विल बिकम ए इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट आता है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ये भी डिफरेंसेस करके पूछ देते हैं। देखो अगर मान लो कंजम्पशन गुड्स को बोलते हैं जो कि हमारा वांट्स को, हाउस होल्ड के लोगों के वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, जैसे मान लो मैंने कुछ खरीदा और यूज करने लगा तो ये हो गया कंजम्पशन गुड। कैपिटल गुड्स मतलब होता है कि वो फाइनल गुड्स जो कि हेल्प करता है फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करने में, जैसे मशीनरी हो गया, आपको पता है मशीनरी फाइनल गुड्स है क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है। अब उस सिचुएशन में अगर मान लो कैपिटल गुड्स मशीन जो होता है दैट इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, आगे कोई चीज बनाने के लिए काम आता है, सो वो कैपिटल गुड्स है। सो कैपिटल गुड्स है दोज गुड्स विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन मतलब आगे और कोई चीज बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, यहाँ पे आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, उसको खत्म हो जाता है तो इसलिए प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मशीनरी हम खरीदते हैं, मान लो कैपिटल गुड्स है तो वो आगे कोई चीज बनाने का काम आता है, इसलिए प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है कंट्री का। मोस्ट कंजम्पशन गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, मान लो हम कोई चीज खरीद रहे हैं, खरीद के यूज कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होता है, मोर देन 1 ईयर होता है, ठीक है। सो इसलिए उसको कैपिटल गुड जो कि 1 साल से ज़्यादा चलता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल शर्ट्स पेन टीवी वगैरह हो गया, ये हो गया आपका कंजम्पशन गुड, डायरेक्टली लोग खरीदते हैं और खरीद के यूज करते हैं या देखते हैं। लेकिन प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये सालों साल चलते रहता है एंड दे आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंजम्पशन गुड, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट आता है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, जस्टिफाई। देखो ऑल कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स दैट इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, अगर कोई भी चीज़ है जो कि हम आगे कोई चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं या वो कोई चीज़ जो सालों साल चलते रहता है कोई चीज़ बनाने के लिए, तो उसको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं। सो कैपिटल गुड्स मतलब जैसे मशीनरी हो गया, आर प्रोड्यूसर गुड्स, ट्रू है। कैपिटल गुड्स को ही हम ऐसे गुड्स को कैपिटल गुड्स बोलते हैं जो कि हम आगे कोई चीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आमतौर पर प्रोड्यूसर ही ऐसी चीज़ को यूज़ करते हैं ना आगे कोई चीज़ बनाने के लिए, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब देखो प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्यों, सम कमोडिटी कैन बी कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, इट डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो से ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यहाँ पे ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कैसे, मशीन परचेज बाय हाउस होल्ड इज ए कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। मशीन अगर हाउस होल्ड खरीदता है, जैसे मान लो कि मैं एक मिक्सर लेके आता हूँ, मैं ग्राइंडर लेके आता हूँ, तो मैं यूज करूंगा ये कंजम्पशन, क्योंकि दैट इज यूज्ड बाय हाउस होल्ड, ठीक है। तो मशीन क्या है, यहाँ पे मशीन जो है कैपिटल गुड्स है। लेकिन अगर यही कैपिटल गुड्स जो है, अगर यही कैपिटल गुड्स वो खरीद रहा है, कौन, एक प्रोड्यूसर खरीद रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल गुड्स हो जाएगा, प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा। लेकिन अगर मशीन हाउस होल्ड खरीद रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा, क्योंकि वो आगे बनाने के लिए नहीं यूज कर रहा है, बना के बेचने के लिए। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो हम तीनों को समझेंगे, कभी कभी हम इसको इंटरमिक्स कर लेते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है क्या है,
और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि हम पैसा लगाते हैं उसको जैसे इन्वेस्टमेंट रेफर टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। मान लो कि किसी के पास दो मशीन है, एक मशीन और दो मशीन, ठीक है, और ये 1 लाख का है, ये भी 1 लाख का है, दूसरा मशीन, उसने और एक मशीन खरीद लिया। अब तीसरा मशीन जो है अब से पहले से दो मशीन था और एक मशीन खरीद लिया, सो ये थर्ड मशीन विल बी नेट एडिशन टू द जो ऑलरेडी है। सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट। तो अब हम देखते हैं कि मान लो ये 1 लाख का था, दूसरा भी 1 लाख का, तीसरा भी 1 लाख, तो कितना हुआ 3 लाख रुपया। अब 3 लाख को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल देंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मैंने फिर से बता रहा हूं, अगर मान लो आपके पास ऑलरेडी दो मशीन है किसी प्रोड्यूसर के पास, अब वो क्या करता है और एक मशीन अगले साल ले लेता है, यानी कि उसने एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक जो दो ऑलरेडी मशीन उसमें एक और ऐड कर देता है। अगर मैं पूछूं कि उसके पास कितने रुपए का मशीन है, तो आप बोलोगे 1 लाख का पहला, दूसरा लाख का पहला और तीसरा 3 लाख रुपया, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस। लेकिन अगर मान लो ये 1 साल से चल रहा था और चलने की वजह से इसमें भी 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू गिर गया है, इसमें भी 10,000 का वैल्यू गिर गया है, तो अब इसके पास ये 90,000 का हो गया और ये भी 90,000 का हो गया, ठीक है। सो 1 लाख का ये हो गया, तो 1 लाख दो और 180 280, सो 280 दो आई मीन 2,80,000 का उसके पास अब ये रह जाएगा। सो 20,000 रुपया कम हो गया, सो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो अगर मान लो मैं वैसे पूछूं आपको कितने का मशीन है, तो तीनों को ऐड करके बोले 3 लाख, लेकिन 3 लाख एक्चुअली है नहीं। जो पहला दूसरा मशीन जो है ऑलरेडी यूज हो चुका है, उसका वैल्यू ऑलरेडी गिर चुका है, तो जब जो वैल्यू गिर जाता है उसको हम टोटल से माइनस कर देते हैं। 3 लाख से अगर मान लो 20,000 माइनस कर दो तो 2,80,000 जो है ना, दैट विल बी कॉल्ड नेट। सो अब एक चीज देखते हैं, नेट और ग्रॉस में फर्क क्या होता है। नेट और ग्रॉस में इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगर हम नेट में डेप्रिसिएशन निकला हुआ हो जाता है, सो अगर मान लो हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, और हम नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। सो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, आगे हम इसको यूज करेंगे जब भी न्यूमेरिकल करेंगे। तो अब कितने तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मैंने अभी बताया, जिसमें कि हम डेप्रिसिएशन के वैल्यू को टोटल इन्वेस्टमेंट से मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ है, तब हम बोलते हैं। जैसे मान लो आपका दो मशीन, एक मशीन है और 1 लाख का और दूसरा मशीन भी 1 लाख का है, ठीक है। अब ये आपने लास्ट ईयर लिया था, ये इस साल लिया, तो अब आपके पास 2 लाख का मशीन हो गया, ठीक है। लेकिन क्या एक्चुअली 2 लाख का है? नहीं, ये 1 साल चलने के बाद इसका वैल्यू 20,000 रुपये कम हो गया है, तो आपके पास 1,80,000 का ये है, ठीक है, मशीन है। तो इस तरह से जब हम अब जो वैल्यू कम हो जाता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, उसको माइनस कर देते हैं, तो ये आपका 1,80,000 को नेट बोलते हैं, ठीक है। नेट और ग्रॉस में ये फर्क होता है डेप्रिसिएशन का। सो नेट भी मैंने आपको समझा दिया नेट क्या होता है। अब नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। अगर मान लो कि कोई भी अब मशीन है, उसको आप 1 साल यूज करते हो तो उसका वैल्यू गिर जाता है, ठीक है। कोई भी फिक्स एसेट में मशीनरी, टूल्स, इम्प्लीमेंट, उसको फिक्स एसेट बोलते हैं। अगर मान लो कि कोई भी फिक्स एसेट का वैल्यू गिर जाता है तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। अब देखो क्यों होता है ऐसा। तो 3 कारण है नॉर्मल वेयर एंड टियर। मान लो कि आप कोई चीज यूज करते हो, थोड़ा बहुत घिसेगा ही, और वो घिसेगा तो पुराना होगा तो उसका वैल्यू गिर जाएगा। दूसरा, मान लो पैसेज ऑफ टाइम। अगर मान लो कोई चीज आपके पास है और 3 साल पुराना हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू गिर जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड पैसेज ऑफ टाइम, टाइम बीतने की वजह। और थर्ड जो है आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्या होता है कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है तो पुराना चीज़ जो है, जो आई मीन ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर जाता है। फॉर एग्जांपल पहले टाइप राइटर हुआ करता था। अगर मान लो सपोज टाइप राइटर का 5,000 दाम है, लेकिन जब कंप्यूटर आ गया तो टाइप राइटर का वैल्यू कम हो गया क्योंकि आउटडेटेड हो गया हो, और इस तरह से उसका वैल्यू गिर जाए। सो देयर आर 3 रीजन वाई देयर इज depreciation or fall in the value of fixed asset: normal wear and tear, passage of time
और थर्ड जो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। ठीक है, डेप्रिसिएशन मैंने समझा दिया, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट बिकॉज ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ये अभी मैंने समझाया आपको ऊपर। कैपिटल लॉस मतलब क्या होता है कि लॉस इन द वैल्यू, यहाँ भी फिक्स एसेट का वैल्यू लॉस होता है लेकिन अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसेस की वजह से, जैसे मान लो चोरी हो गया, फैक्ट्री में आग लग गया, नेचुरल कैलेमिटी हो गया कुछ भी, तो इसकी वजह से आपका मशीन जल गया, आपका लॉस हुआ फिक्स एसेट का, लेकिन दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, इट विल कॉल्ड कैपिटल लॉस बोलेंगे इसको। ठीक है, प्रोविजन मेड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल इज एन एक्सपेक्टेड, हम ऑलरेडी कुछ पैसा निकाल के रखते हैं कि अगर वैल्यू कम होगा तो उसको रिपेयर करेंगे, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन हम नहीं निकाल के रखते हैं कैपिटल लॉस, ये तो अनएक्सपेक्टेड है, अचानक से आग लगे फैक्ट्री में, उसके लिए कुछ नहीं निकाल के रखा जाता है। इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस, फैक्ट्री बंद हो जाता है आग लगने की वजह से, फ्लड आने की वजह से, तो वहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर करता है। नेक्स्ट, गिव द कंसेप्ट ऑफ एनआईटी। एनआईटी तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट कैसे निकालते हैं, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। देखो पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, मान लो कि कोई भी गुड्स या कमोडिटी पे गवर्नमेंट टैक्स लगाता है तो दैट विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। मान लो कोई चीज़ आप 10 रुपये बना रहे हो, आपको बेचना है 10 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट में 2 रुपये टैक्स लगाऊंगा इस पर, तो आप 12 रुपये बेचोगे। ठीक है, आप क्या उसको 12 रुपये में बेचोगे, 2 रुपये टैक्स, तो इसको बोलते हैं 2 रुपये जो है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस है। एक्चुअली प्रोड्यूसर नहीं देता है, इसको शिफ्ट कर दिया जाता है कंज्यूमर के लिए, जो खरीदता है वो पे करता है, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन गवर्नमेंट हमसे लिया 2 रुपये एक्स्ट्रा, लेकिन वो हमें 1 रुपया बेनिफिट भी दे दिया। किस तरह से, प्रोड्यूसर को फ्री बिजली दे दिया, किसानों को फ्री फर्टिलाइजर दे देते हैं या सस्ते रेटों पे दे देते हैं, तो हमें एक्चुअली 1 रुपया दिया और लिया कितने, सब्सिडी के फॉर्म में दिया। सब्सिडी मतलब मॉनेटरी हेल्प दैट इज गिवन टू प्रोड्यूसर टू एनकरेज देम टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग दैट गुड्स, एंड स्पेशली इट इज डन बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जब मान लो 1 रुपये का सब्सिडी देता है, छूट देता है हमें, और हमसे 2 रुपये ले लेता है, तो एक्चुअली कितना लिया, 1 रुपया लिया। सो 2 को हम माइनस कर देते हैं 1 रुपये से, तो हमारे 1, तो ये हो गया आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सो ये जरूरी होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि हमें जानना होता है, कि हम सब एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, जैसे सेल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, सारे अगर कुछ भी है तो आपको ध्यान में रखना है इसको। और नेक्स्ट है सब्सिडी। सब्सिडी मतलब फाइनेंशियल हेल्प जो गवर्नमेंट देता है टू एन एंटरप्रेन्योर ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। देखो फैक्टर कॉस्ट मतलब मार्केट प्राइस मतलब होता है कोई भी, जैसे मान लो कोई चीज़ हम जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया 10 रुपये का कोई चीज़ बना रहे हो आपने सोचा 10 रुपये बेचूंगा, और ये 10 रुपये जो बेच के आएगा वो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर में बच जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट 2 रुपये टैक्स लगाता है इसके अंदर। अब आप इसको 12 रुपये में बेच रहे हो, तो 12 रुपये जो है ना ये मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस मतलब प्राइस एट विच प्रोड्यूसर सेल इट टू द फाइनल कंज्यूमर। दूसरी बात है, क्या हमें याद रखना है कि मार्केट प्राइस में टैक्सेस लगा हुआ होता है, मार्केट प्राइस में टैक्स लगा हुआ होता है, और जब हम टैक्स को माइनस कर देते हैं तो वो होता है फैक्टर कॉस्ट होता है। ठीक है, मार्केट प्राइस में टैक्स लगा हुआ होता है। हाँ ठीक है, सो मार्केट प्राइस मतलब इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच द प्रोड्यूसर इज एक्चुअली सोल्ड, प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड। जैसे मान लो कि कोई चीज़ 12 रुपये बेचा, सो हमने देखा फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में क्या होता है। ठीक है, सो फैक्टर कॉस्ट में मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा हुआ होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट में आना है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर देते तो मार्केट प्राइस में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, सो ये क्या होता है, सो इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम। देखो क्या होता है, बहुत सारे इंडियन जो होते हैं बाहर जाके, रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया बेसिकली बाहर जाते हैं और वहाँ से इनकम जनरेट करते हैं, एंड दे ब्रिंग टू देयर ओन होम कंट्री। ठीक है, सो इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम मतलब प्लस हो गया, फ्रॉम मतलब जो आ रहा है, ठीक है, प्लस मतलब जो आ रहा है। फैक्टर इनकम अगर फ्रॉम लिखा होगा तो फैक्टर इनकम आ रहा है, जैसे मान लो 100 रुपीज़ इंडियन बाहर काम करके इंडिया में लेके आए, ठीक है। और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब क्या होता है कि बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं एंड दे टेक अवे मनी फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अगर मान लो इंडिया से 80 रुपये लेके चले गए, सो टोटल कितना एक्चुअली हमारे पास कितना आया, 20 रुपीज़।
सो 20 रुपये प्लस 20 रुपीज जो होगा वो आपका NFIA होगा, ठीक है। सो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये हमें समझना जरूरी है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब जो रेसिडेंस ऑफ इंडिया बाहर, मान लो कि शाहरुख खान का दुबई में रेस्टोरेंट है, उससे पैसा आ रहा है, ठीक है, सो वो पैसा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया, जो आ रहा है बाहर से। और जो बाहर के लोग इंडिया से पैसा अर्न करके लेके अपने यहाँ जा रहे हैं वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो गया। टू मतलब जा रहा है, ठीक है, टू मतलब जा रहा है और ये माइनस में होगा, और फ्रॉम जो होगा प्लस में होगा क्योंकि वो आ रहा है। तो जब इन दोनों को डिफरेंस कर ले, जैसे हमने यहाँ पे किया कि 100 रुपीज आया सपोज और गया 80 रुपीज, तो जो 20 रुपीज बचा ये हो गया नेट। जब हम माइनस डिफरेंस कर लेते हैं इन दोनों का, जो आया और गया, तो ये होता है नेट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब दूसरी बात है कि अगर जब भी हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना होता है, डोमेस्टिक मतलब जो इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, प्लस जो बाहर से आता है, और बाहर जो उन दोनों को डिफरेंस निकालने के बाद जो NFIA ऐड कर देते हैं तो नेशनल बन जाता है। नेशनल मतलब NPFC। सो अगर हमारा डोमेस्टिक इनकम या NDPFC है, इसमें हम प्लस NFIA कर देते हैं तो ये हो जाता है नेशनल इनकम बन जाता है, ठीक है। सो यही डिफरेंस है दोनों का। अब एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाए कॉम्पोनेंट क्या क्या होता है, ठीक है। नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। नेशनल इनकम को ही हम NFIA बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NFIA। और डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम हम क्या बोलते हैं, NPFC, और डोमेस्टिक इनकम को NDPFC बोलते हैं। जब इसमें हम ये ऐड कर देते हैं NFIA तो ये नेशनल इनकम बन जाता है, ठीक है। सो ये हमें लर्न करना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉम्पोनेंट। सो कभी कभी कॉम्पोनेंट पूछ देते हैं कि NFIA का क्या कॉम्पोनेंट होता है। देखो नेट कंपनसेशन ऑफ टू मतलब जो गया, ठीक है। सो इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन नेट। जब आ गया तो डिफरेंस निकाले। मान लो कि बहुत सारे लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, वो पैसा लेके जा रहे हैं, इंडियन भी बाहर काम कर रहे हैं, वो पैसा लेके आ रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। दोज हु आर वर्किंग आउटसाइड, or there are people from outside who come and work in Indian domestic territory, so they take away money from here. So difference between the two is called net compensation to employee, ठीक है। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो इंडियन रेसिडेंस ऑफ इंडिया के बहुत सारे दूसरे कंट्री में प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि अंबानी या टाटा के बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में और वो उसने रेंट पे दे रखा है किसी और को, तो उससे इनकम जनरेट हो रहा है, उससे रेंट आ रहा है, तो रेंट जो हो गया वो बाहर से इनकम आया हमारे यहाँ प्रॉपर्टी से। या कुछ लोग बाहर जाके वर्क एज ए मैनेजर, सो दे ऑल्सो अर्न मनी एंड ब्रिंग टू आवर ओन कंट्री, सो दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और बाहर के लोग भी, बाहर के लोगों का भी इंडिया में ऑफिस है, बिल्डिंग है जो कि रेंट पे दे रखे किसी और को, उससे इनकम जनरेट होता है तो वो लेके जाते हैं यहाँ पे। सो बाहर के लोग भी इंडिया में आके काम कर रहे हैं जो मैनेजर, तो दे ऑल्सो टेक ओवर मनी फ्रॉम इंडिया। सो इन दोनों को जब डिफरेंस निकाल लेते हैं तो उसको बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज। और लास्ट जो है नेट रिटेन अर्निंग। तो मान लो टाटा का कोई फैक्ट्री है आई मीन अफ्रीका में या बांग्लादेश में या किसी और कंट्री में, अब उसमें क्या होता है कि जो लोग काम करते हैं उनको पैसा होता है, सब कुछ देने के बाद जो बच जाता है उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। सो टाटा वो इंडिया में लेके आ रहा है क्योंकि टाटा जो है इंडिया का रेसिडेंस है। तो इस तरह से बाहर के बहुत सारे ऐसे इंडिया में बिल्डिंग है या इंडिया में फैक्ट्री वगैरह है जो कि सबको देने के बाद जो बच जाता है वो अपने यहाँ लेके चले जाते हैं। सो इन दोनों का डिफरेंस को हम नेट बोलते हैं। नेट मतलब जो आया और जो गया उसका डिफरेंस को नेट बोलते हैं। तो इस तरह से हम ये निकाल लेते हैं तो नेट रिटेन अर्निंग बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। सो इन तीनों को ऐड करके हमें क्या निकलता है, इन तीन ये कॉम्पोनेंट होते हैं एंड ओनली फ्रॉम दीज कॉम्पोनेंट वी जनरली फाइंड आउट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो होपफुली आपको समझ में आ गएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।